अगर बहुत ही हायर लेवल में काम करना है, वो ऑनलाइन की बात अगर मैं हटा दूं और पर्सनली टॉक करूं आपसे पर्सनली, तो दिस इज द राइट टाइम टू स्विच टू DaVinci Resolve। अगर हम थोड़ा और बात करें कि व्हाई इज DaVinci बेटर देन प्रीमियर प्रो। हाँ, ये जो टॉपिक है वो अभी सबसे ज्यादा व्यूज गेनिंग का टॉपिक है। इंडीड जो बनाएगा वो यूज पाएगा। क्यों? क्योंकि DaVinci Resolve इज बेटर इसलिए व्यूज आ रहे हैं। सबसे जो ज्यादा पैसा है वीडियो एडिटिंग में, वो विदाउट एनी डाउट कलर ग्रेडिंग में सबसे ज्यादा पैसा, विदाउट एनी डाउट। अभी आप किसी भी इंडस्ट्री लेवल, मूवी एडिटिंग हो गई, वेब सीरीज, कोई ऐसा नहीं होगा जो कलर ग्रेडिंग के लिए DaVinci प्रीफर नहीं करता हो। तो जब DaVinci इतना बेटर है तो अभी इंडिया में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है DaVinci? भाई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग प्रीमियर प्रो में काम नहीं करेंगे तो हमें क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा मिथ है। लोग चाहते हैं नॉट टू बी अ वीडियो एडिटर बट अ रील्स वीडियो एडिटर। तो भाई फ्यूचर तो ही है। फिर जैसे ऑटो वाला, आपने कहीं ऑटो स्टैंड गए होंगे आप, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं। कोई बोलता है 50 में ले जाएंगे, कोई 70 में ले जाएंगे, तो कोई 40 में, अगर 40 में कोई अगर मानता है तो वहाँ पे आप पकड़ते हो, चले जाते हो। तो यही चीज़ है, यही वही तो मजाक है। अभी फ्रीलांसिंग इंडिया में मजाक है। सो आज के पॉडकास्ट के गेस्ट हैं आकाश के रवि एंड ही इज द गाई जो कि DaVinci Resolve सिखाने के मामले में इंडिया में टॉप पे हैं। सो पॉडकास्ट के शुरुआत में हमने आकाश भाई की जर्नी की बात की है कि हु इज आकाश के रवि एंड ऑल द थिंग्स ही इज डूइंग राइट नाउ। अराउंड 19 मिनट्स तक का हमने ये बात की हुई है। उसके बाद सारी बातें DaVinci Resolve कैसे सीखना है, व्हाट मेक्स DaVinci Resolve द बेस्ट वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर, प्रीमियर प्रो वर्सेस DaVinci Resolve, आफ्टर इफेक्ट वर्सेस DaVinci Resolve, कंप्लीट रोड मैप क्या है टू लर्न वीडियो एडिटिंग ऑन DaVinci Resolve। अगर आकाश भाई वीडियो एडिटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाएं और एकदम जीरो से स्टार्ट करें तो व्हाट्स द अप्रोच ही keep to start making money as a freelance video editor in 3 to 4 months। सारी बातें डिटेल में की हुई हैं। So enjoy this podcast। So hello आकाश भाई, thanks for accepting the invitation। कैसे हो भाई? अरे भाई, थैंक्स फॉर हैविंग मी। ये मेरा फर्स्ट पॉडकास्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी किसी चैनल पर हूँ और DaVinci Resolve के बारे में एक्चुअली बात करने वाला हूँ। अरे glad to know भाई। तो शुरू करते हैं आपके छोटे से इंट्रोडक्शन के साथ। Like who is आकाश के रवि? So आकाश के रवि is a 23-year-old guy who makes DaVinci Resolve video on his channel named आकाश के रवि। जो कि बहुत से लोग, अगर मेरे व्यूअर्स कुछ हैं यहाँ DaVinci के व्यूअर्स हैं तो मुझे जानते होंगे। और जो मेरा मेन फोकस्ड है वो मेरा DaVinci Resolve है मेरे चैनल के ऊपर। और मैं 1.5 साल से DaVinci Resolve के ट्यूटोरियल्स एंड DaVinci Resolve सॉफ्टवेयर को बहुत ही इन-डेप्थ तरीके से सिखा रहा हूँ। ओके आकाश भाई, आपने बोला कि आप DaVinci Resolve के अराउंड कंटेंट बनाते हो, बट मैंने आपका चैनल देखा है, वहाँ पे आप फोटोशॉप के अराउंड भी कंटेंट बनाते हैं। हाँ। तो उसका क्या रीज़न है? तो वो जो फोटोशॉप जो मेरे ट्यूटोरियल्स हैं वो मैंने बहुत ही पहले सोचा हुआ था कि मैं डालूँगा, क्योंकि मैं एज प्रोफेशनल अगर काम की बात करूँ, अगर मैं जो भी इनकम रेवेन्यू जनरेट आज तक हुई है मेरी एज फ्रीलांसर और इन क्रिएटिव फील्ड्स जो कि हम लोग अभी करते हैं, वीडियो एडिटिंग और ये सब चीज़ें, तो वो मैंने की है ग्राफिक डिज़ाइनिंग से। तो मैं मेनली एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ। जो मेरा मेन पार्ट है वो फोटोशॉप ही है। बट 1.5 साल पहले मैंने DaVinci Resolve इसीलिए स्टार्ट किया क्योंकि इंडिया में और हिंदी लैंग्वेज में यहाँ DaVinci को लेकर उतना ज़्यादा नॉलेज किसी को नहीं था, उतना ज़्यादा ये सॉफ्टवेयर पॉपुलर नहीं था, लोग इसे बहुत ही कम जानते थे। और इसके जो ट्यूटोरियल्स थे हिंदी में वो बहुत कम थे उस समय में। एक या दो क्रिएटर्स थे जिन्होंने ऑलरेडी ट्यूटोरियल्स दिया हुआ था इसके रिगार्डिंग। तो मैंने इसीलिए DaVinci Resolve स्टार्ट किया था। शुरू में मैंने स्टार्ट किया था इंस्टाग्राम से। आई थिंक 2022 के एंड में मैंने करीब सितंबर के महीने में मैंने इंस्टाग्राम अकाउंट बनाया था। वहाँ उस समय उतना रील मतलब नहीं आया था। तो एज अ वीडियो मैं वीडियो पोस्ट करता था फोटोशॉप के कुछ टिप्स। ठीक है, तो उस समय मैं पोस्ट किया, मतलब 1-2 महीने मैंने कुछ टिप्स पोस्ट किए। हाँ। तो उस समय अब इंस्टाग्राम का तो ऐसा है कि तुरंत ऑडियंस मिल जाते हैं, तुरंत फॉलोअर्स और वायरल कंटेंट मिल जाता है, कुछ भी आप करो। वैसे मैं थोड़ा जानना चाहूँगा यार, इंस्टाग्राम पे कैसे ग्रो करते हैं? क्योंकि थोड़ा बहुत मैंने उतना डेडिकेटेड तो नहीं ट्राई किया है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा जानना चाहूँ क्योंकि आपके हैं अच्छे खासे नंबर्स इंस्टाग्राम पे, तो कुछ चीज़ें आपको फिगर आउट हुई इंस्टाग्राम पे कि? हाँ, वो मैं बता सकता हूँ। श्योर। वो शुरू में क्या हुआ था ना कि मैंने पेज बनाया, फिर मैंने सोचा कि मैं क्या करूं ऐसा। पहले मैंने फोटो पोस्ट किया क्योंकि इंस्टाग्राम पहले फोटो पोस्ट के लिए था। ठीक है, तो मैंने कुछ फोटोज डाली, कराउजल्स होते हैं वो डाले, तो उतना वो इम्पैक्ट नहीं पड़ा क्योंकि जस्ट इंस्टाग्राम उस समय उस समय जस्ट इंस्टाग्राम फोटो से वीडियो मोड में जा रहा था क्योंकि टिकटॉक बैन हो चुका था। तो उस समय मैंने डाला, फिर 2 वीडियो डाले, 3 वीडियो डाले, करीब 10-15 वीडियोस डालने के बाद, सिर्फ 1-1 मिनट का टिप्स डालने के बाद फोटोशॉप के,
1-2 कंटेंट मेरा वायरल चला गया, हाँ। जो कि उतना हाँ कुछ मतलब ऐसा उसमें कुछ था नहीं। अच्छा, मतलब जनरली Just जैसे ये बटन सॉरी टू कट यू, हाँ। जैसे जनरली जो ट्रिक्स हाँ। रहती हैं कि हैशटैग्स यूज कर लो, वायरल ऑडियो यूज कर लो, काम करता है ये? हाँ वैसा नहीं, वैसा कुछ नहीं करता है, अच्छा। वो मैंने देखा हुआ है। हाँ। तो मैंने डाला, फिर तुरंत जैसे मैंने फर्स्ट में तो मैंने इंग्लिश में वीडियो बनाना शुरू किए थे, अच्छा, टिप्स वगैरह। अच्छा। उस समय मेरा यूट्यूब नहीं था, हाँ। तो मैंने डाली, फिर वो 1-2 वीडियो वायरल चले गए, हाँ। 10 के फॉलोअर्स हुए, फिर 15 के, 20 के, तो 50 के तक हाँ। मेरे जो फॉलोअर्स आए वो इंग्लिश वाले आए। चाहे जैसे भी मेरी इंग्लिश थी, टूटी फूटी इंग्लिश थी, पर मैं जस्ट लिख के उसको बस बोल देता था। तो हाँ, तो 50,000 फॉलोअर्स मेरे बाहर के आ गए। लगभग कितना टाइम लगा 50 के पहुंचने में वैसे? अराउंड 3 months। क्या बात कर रहे हो? सही है यार। 3 months। हाँ। क्योंकि उस समय मैंने स्टार्ट किया था ना, मतलब डेविंची के साथ भी ऐसा ही है, मैं उसमें आऊँगा अभी। तो मैंने स्टार्ट किया, तो फॉरेन क्लाइंट्स आए, अब फॉलो करने लगे, तो फिर मुझे इंग्लिश में ही वीडियोस बनाने पड़े। तो मैं बनाता गया। तो 50-60 के बाद जो इंस्टाग्राम अपना रंग दिखाती है, एक वीडियो वायरल करने के बाद, 2 वीडियो वायरल करने के बाद वो फिर वो दिखाने लगे। तो फिर वो क्या हुआ ना कि मैं फिर सोचने लगा कि मैं क्या करूं। अच्छा। मतलब अब करना क्या है, अब तो वीडियो वायरल जा नहीं रहा है। तो फिर मैंने हिंदी में कुछ शिफ्ट किया। धीरे धीरे मेरे फॉलोअर्स बढ़ते गए, कुछ मैंने वीडियो एडिटिंग का डाला, कुछ मैंने रियल, फिर मैंने काम शुरू किया ग्राफिक डिजाइनिंग का, क्लाइंट के लिए जो मैं काम करता था वो मैंने शुरू किया, और पोस्ट करते गया मैं, कंसिस्टेंटली पोस्ट करते गया। 60, 70, 100 के तक, 120 के तक। अभी तो 114 दिख रहा होगा आपको, पर 120 था। अच्छा, ठीक है। तो ड्रॉप कैसे हुआ? जब ड्रॉप इसलिए हुआ क्योंकि जब मैंने हिंदी में कंटेंट बनाना स्टार्ट किया हिंदी में, तो मेरे फॉरेनर जो फॉलोअर्स थे उन्होंने अनफॉलो कर दिया, जो कि बहुत अच्छी बात थी मेरे लिए, क्योंकि जब मेरा 100 के फॉलोअर्स हो गए थे मेरे, उस समय के बाद मैंने हिंदी कंटेंट बनाना स्टार्ट कर दिया था। अच्छा, तो ड्रॉप तो होना ही था। तो फिर बहुत से लोगों ने अनफॉलो कर दिया, और उसके बाद 119 के से 100 के तक मैं पहुंच गया अनफॉलो करते करते। और अभी 2-3 महीनों से मेरा करीब 2 या 3 वीडियो ऐसा कुछ उसे कुछ रीच मिला है, तो अब जाके वापस से 114 हुआ है। अच्छा, तो मतलब कितना फ्रिक्वेंटली अपलोड करना होता है इंस्टाग्राम पे? जैसे लोग बोलते हैं कि शुरू में जब डालो तो डेली पोस्ट करो, आपको क्या फिगर आउट हुआ कि ऐसा कुछ नहीं है। अब क्या होता है ना, इंस्टाग्राम का रियलिटी ही ऐसा है ना कि उसका जो एल्गोरिदम है, हम लोग यूट्यूब का एल्गोरिदम समझ सकते हैं, इंस्टाग्राम बकचोद है, क्रैक नहीं कर सकते। इंस्टाग्राम बहुत बकचोद है। हम लोग उसको यूट्यूब का क्रैक नहीं कर सकते हैं, बट समझ सकते हैं। एग्जैक्टली। पर इंस्टाग्राम का समझा नहीं जा सकता वो चीज़। अच्छा, वो चाहे तो आपके कोई फालतू वीडियो को वायरल कर देगा, या मैंने ट्राई की हुई, मैंने बहुत मेहनत करके 2-4 वीडियो अपलोड की हुई है, कुछ फायदा नहीं होता वैसा कुछ। तो बस यही है कि जितना बकचोदी हो इंस्टाग्राम में वही चलेगा। ठीक है। अभी मैंने एक इंस्टाग्राम और शॉर्ट्स के लिए मैंने एक पूरा कोर्स बनाया था 1 घंटे का, तो मैंने उसका इंट्रो का टाइमलाइन को बस अच्छा इंस्टाग्राम शॉर्ट वीडियो एडिटिंग था शायद से। हाँ। मैंने उसको एक रील में कन्वर्ट कर दिया, उसका टाइमलाइन ब्रेकडाउन उसको डाल दिया। उसमें 9.5 लाख आ गए, मतलब 1 मिलियन पहुंचने वाले। तो कोई मेहनत नहीं है उसमें। तो मैं भी ये नहीं मानता हूँ कि मतलब मेरे से जिसके कम फॉलोअर्स हैं वो चूतिए हैं, या फिर मैं बहुत ये ऐसे। इंस्टाग्राम का ऐसा ही है, मतलब किसी को भी वो भगवान बना सकता है, कुछ भी चल जाता है वाला सीन है। हाँ, वो स्ट्रेटजी है कि अब इसको क्या करना है कि 2 वीडियो डाला, ये 3 वीडियो डाला, 1 वीडियो इसका वायरल कर देते हैं, तभी और कंटेंट बनाएगा। वही थोड़ी उम्मीद देते हैं, फिर डाउन कर देते हैं, फिर इंसान को जाता है यार अब क्या हो गया, कुछ तो होगा, फिर वो और डालेगा। वही वो चीज़ होता है। इनफैक्ट मैंने ये चीज़ रील में भी नोटिस की है ना कि इंस्टा का एल्गो कुछ ऐसे चलता है, अगर आप 10 रील देखोगे ना, तो उनमें 10 की 10 रील ऐसी नहीं होती जो आपको इंटरेस्टिंग लगेंगी। 4-5 रील होती है जो इंटरेस्टिंग होंगी। ये थोड़ा रैंडमनेस पे सा प्ले करते हैं
ताकि अगर हर रील इंटरेस्टिंग आ रही है तो बंदा बोर हो जाएगा। वो एक रील इंटरेस्टिंग दिखाता है, फिर अगली रील नहीं हो सकती रिलेटेबल, फिर अगली आ जाएगी, फिर 2 नहीं होंगी, तो ऐसे रैंडमनेस पे चलता है, तो बंदा ज़्यादा एडिक्टेड रहता है। शायद क्रिएटर साइड पे भी कुछ ऐसे ही है। बस वही है कि बीच बीच में ड्रॉप आते रहते हैं वीडियोस में, तो उससे लोग डिमोटिवेट हो जाते हैं। अब मैं क्या करूँ ऐसा, मैं क्या कर दूँ जिससे मेरा वीडियो वायरल हो जाए। पर मुझे भी पता है कि हाँ, मेरे कुछ कुछ ऐसे वीडियोज़ हैं वो वायरल चले गए हैं जो कि अनडिजर्विंग थे, वो चीज़ नहीं जानी चाहिए थी। तो फिर इंस्टाग्राम से यूट्यूब का शिफ्ट कैसे हुआ? जैसे आपने अभी बताया कि आप पहले इंस्टा पे बना रहे थे, देन हाउ डिड यू फिगर आउट कि चलो यूट्यूब पे करना चाहिए मुझे? जैसे मेरे इंस्टाग्राम में 100 के फॉलोअर्स हुए, थोड़ा सा एटीट्यूड मेरा थोड़ा सा चेंज हुआ। फिर मुझे लगा कि चलो अब यूट्यूब में फोड़ते हैं। पर ऐसा भी नहीं था। मेरा जैसे बहुत से वीडियो एडिटर्स बोलते हैं, इंक्लूडिंग बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कि मेरा मेन चीज़ नहीं है यूट्यूब, मुझे यूट्यूब में आना ही है कुछ और करने के लिए। बहुत कुछ बोलता है, मैं भी बोल सकता हूँ कभी, ऐसा मैं खुद यही बोलता हूँ, बताओ। हाँ ठीक है। तो पर मेरे साथ ऐसा नहीं है। अच्छा। मेरे जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था, उससे 1 साल पहले जब मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग शुरू किया था लर्न करना, उस वक्त मेरे दिमाग में बस एक चीज़ था कि मुझे यूट्यूबर बनना है। ओनली सिंपल प्योर यूट्यूबर। अच्छा, बस सही। और विदाउट एनी बुलशिट, एनी क्लिकबेट वीडियोस, मुझे ऑर्गेनिक रहना है। ये चीज़ था मेरे में। और मैंने उस समय सोच लिया था कि मेरा भी एक स्टूडियो होगा और मैं पीसी परचेस करूँगा, मैकबुक परचेस करूँगा, वो चीज़ तो उसके अलावा मैंने ये किया। पर मेरा भी ऐसा था कि मुझे ये करना है, सिर्फ ये करना है। उसके बाद अपने आप दिमाग खुलते जाएगी और विज़न और ज़्यादा फर्दर जाते हुए जाएगा। तो ये चीज़ था। तो फिर 100 के हो गए। फिर मैंने सोचा कि चलो अब वहाँ भी फोड़ते हैं जाके। तो मैंने यूट्यूब अकाउंट बनाया। सॉरी टू कट यू ऑफ। तो उस टाइम पे ऐसा क्या हुआ? आपने कहा कि 2019 के टाइम पे, लॉकडाउन से पहले ना, तब था आपका कि यूट्यूब। नहीं, लॉकडाउन के समय मैंने स्टार्ट किया था सीखना, बस स्टार्ट किया था मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग और वीडियो एडिटिंग सीखना। उस टाइम जैसे आपका था कि यूट्यूब ही करना है, तो यूट्यूब ही करना है, तो उस वक्त क्यों नहीं यूट्यूबर ही बनना है? तो उस वक्त क्यों नहीं स्टार्ट हुआ यूट्यूब बहुत लेट स्टार्ट हो रहा है, ऐसा क्यों? मेरे पास सेटअप नहीं था, स्टूडियो नहीं था मेरे पास। अब पता नहीं मेरे अंदर पता नहीं क्या है, परफेक्शनिज्म। लोग बोलते हैं कि गियर्स डोंट मैटर। गियर्स मैटर यार, गियर्स मैटर। तो कहने की बात है खाली। हाँ, अभी मैं भी कैमरा में बोल दूंगा कि भाई स्टार्ट करो। और मैं भी बोल रहा हूँ श्योर SM7B में। ठीक है। तो वो चीज़ नहीं हो सकती है। अब आपको अगर आपको स्टार्ट करना है और आपको एक एवरेज एक मिडिल पॉइंट पर स्टार्ट करना है कि चलो कोई दिक्कत नहीं, मेरे वीडियो क्वालिटी उतना मैटर नहीं करता, मेरे ऑडियो क्वालिटी उतना मैटर नहीं करता, तो यू कैन स्टार्ट। बट मेरे दिमाग में था कि मैं जब यहाँ स्टार्ट करूँगा तो मैं अच्छे से स्टार्ट करूँ, जो कि मैंने नहीं किया, ये भी है। पर मैंने उस वक्त स्टार्ट किया जब मेरे पास कुछ तो था, मेरे पास पीसी था, भले ही कैमरा नहीं था पर कुछ तो था। तो फिर मैंने 2022 में जब इंस्टाग्राम बनाया, मेरा थोड़ा वायरल गया, फॉलोअर्स हो गए मेरे। उसके बाद मैंने यूट्यूब में अकाउंट बनाया। अब मुझे लगा कि चलो यूट्यूब में भी सही है। आई न्यू कि थोड़ा टफ होता है यूट्यूब, पर उस समय शॉर्ट्स नहीं थे, तो मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुआ उस समय, वरना मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाता। थैंक गॉड कि मैं ऐसा नहीं था उस समय। मतलब डिस्ट्रैक्ट इन द सेंस कि आप शॉर्ट्स बना रहे होते लॉन्ग फॉर्म के बजाय। हाँ, मैं शॉर्ट्स बना रहा था। तो मैंने स्टार्ट किया यूट्यूब। उसके बाद मुझे लगा कि मैं फोड़ूंगा यार, पर 2-3 वीडियोस डाले तो जो मेरे लिंक से आए थे सब्सक्राइबर, जैसे मैंने स्टोरी डाला था कि सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, तो वहाँ से 1000 आ गए, जो कि बहुत बड़ी बात थी। विदाउट एनी कंटेंट 1000 मेरे पास सब्सक्राइबर थे। उसके बाद जब मैंने हिंदी में वीडियो डाला, पहला वीडियो अपना, पोस्टर डिजाइन इन फोटोशॉप, उसके बाद सारे ने अनफॉलो कर दिया, आधे लोगों ने अनसब्सक्राइब कर दिया। अरे तो मैंने जस्ट एक पोल चलाया यूट्यूब पे और पूछा कि भाई आफ्टर इफेक्ट्स, प्रीमियर प्रो, डाविंची रिजॉल्व या फोटोशॉप। अब उसे मैंने 6-7 दिनों तक छोड़ दिया। ज़्यादा वोट्स नहीं आए, 125 के करीब वोट्स आए थे, और ओनली 2%, यानी कि केवल 2 लोगों ने डाविंची बोला था। अच्छा। पर भी मैंने डाविंची रिजॉल्व
स्टार्ट किया। क्यों? क्योंकि इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ सैम कोल्डर है। ओह आई इसके स्विच्ड पीछे टू दाविंसी रिजॉल्व, उसने वीडियो डाली थी ना। हाँ हाँ, तब आपको हाँ लगा कि भाई अब वेव आने वाली है दाविंसी की। हाँ 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 उस समय हाँ तो मैंने फिर स्टार्ट किया। हाँ उस समय मुझे डाविंची का डी भी नहीं आता था। हाँ डी नहीं बोल सकते, प्रीमियर प्रो से ले जाकर मैं वहाँ कलर ग्रेड तो करता था वीडियोस को। अच्छा कलर ग्रेडिंग का पार्ट डाविंची रिजॉल्व वाज इज फेमस हाँ फॉर कलर ग्रेडिंग। हाँ हाँ इंडीड। तो वो मुझे पता था, तो मैंने कलर ग्रेडिंग उसी में मैंने प्रैक्टिस करता था, मैं सीखता था, पर मुझे एडिटिंग का पार्ट पता नहीं था उसका। फिर सैम कोल्डर ने वो वीडियो डाला करीब 2022 हाँ 22 की जुलाई बात है। में। हाँ फिर हाँ मैंने वही वीडियो देख के ही पोल चलाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। अब मुझे याद आया। हाँ 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 अब उसमें आया 2% रिस्पॉन्स। हाँ। तो अब मुझे एक चीज़ तो क्लियर था, इंस्टाग्राम में मैंने पूछा कि हाँ भाई कौन सा सीखना है सॉफ्टवेयर, तो बहुत लोगों ने आफ्टर इफेक्ट्स और प्रीमियर प्रो का नाम लिया, फोटोशॉप का नाम लिया। हाँ जो कि मुझे पता है कि हाँ फोटोशॉप का कोर्स मैं अगर लॉन्च करता, जो कि मैंने अभी लॉन्च कर दिया है ऑलरेडी, 20 अच्छा। वीडियोस आ चुके हैं उसके। अच्छा अच्छा हाँ एंड आई कैन से नॉट विथ ईगो, बट जो मैंने 20 वीडियोस को जो अभी कोर्स बनाया ना फोटोशॉप का, वो मैं उस समय करने वाला था। हाँ और वो जो अभी मैंने 20 वीडियोस का कोर्स बनाया है वो अभी उसको रीच नहीं मिल पाया है, बट इट्स दी बट बेस्ट। बाय फार भाई, मतलब हर वीडियो विथ प्रैक्टिकल, विथ लाइव प्रैक्टिकल मैंने बनाया। मतलब वही विजन था मेरा उस समय, पर मैंने उसको डिच किया था उस समय। अब मैंने बना के रखा है। अगर लोगों को लगता है कि DaVinci Resolve is my main part, DaVinci Resolve is the only thing that आकाश has mastered, ऐसा कुछ है, तो वैसा कुछ नहीं है। DaVinci Resolve is my 30%। ओके। my main job, मैं कहते आया हूँ कि my main job is graphic designing and Photoshop। सैम कोल्डर ने मुझे इन्फ्लुएंस किया, तो उस समय इंडिया में था, ऐसा नहीं कि DaVinci Resolve इंडिया में नहीं था, कलर ग्रेडिंग के लिए था, और बहुत बहुत कम लोग उसे यूज करते थे जो प्रोफेशनल लेवल पर होंगे। अब DaVinci Resolve इंडिया में आ रही है, लोग देख रहे हैं, अब समझ रहे हैं कि DaVinci Resolve बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है, और ये क्यों इंडस्ट्री लेवल है वो भी समझ रहे हैं लोग। जो आपके सिखाने वाला एस्पेक्ट है ना, हमारी जब कॉल पे बात हुई थी तो आपने कहा था कि टीचिंग का बैकग्राउंड रहा है आपका थोड़ा सा, तो थोड़ा उसके बारे में बताना। हाँ यूट्यूब स्टार्ट करने से पहले 2 साल मैंने टीचिंग की हुई, और वो मैंने टीचिंग की हुई है कॉमर्स सब्जेक्ट, अकाउंटेंसी, वो मैंने किया हुआ है। अच्छा। तो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में ही किया हुआ है, मतलब कंप्यूटर अकाउंटिंग बेसिकली अगर बोला जाए तो अकाउंटिंग में ही आती है। तो मैंने 2 साल किया हुआ है, और ये थोड़ा रूरल एरिया हो जाता है, तो यहाँ उतने ज़्यादा अभी खुला नहीं है दिमाग लोगों का। अभी लोगों को पता नहीं है कि अडोबी क्या है, अडोबी फोटोशॉप इतना भी नहीं है यहाँ। अगर मैं आपको बोलूं अभी कि मेरे सिटी का नेम है गुमला, जो कि झारखंड में है, कोई नहीं जानेगा। सेम गोज विथ मी, मेरे गांव में भी किसी को नहीं पता है क्या है अडोबी। मैं अगर बोलूं पिथौरागढ़ उत्तराखंड, शायद जो चैनल के कुछ व्यूअर्स हैं वो जाने, बाकी 90% ऑफ द व्यूअर्स वांट नो। तो फिर रिसर्च बहुत ज़्यादा किया, मुझे पता चला कि हाँ फोटोशॉप भी है कुछ चीज़, और उसे भी मास्टर करना बहुत ही टफ है, ऐसा मुझे पता चला था उसमें। वो अलग बात है कि मैंने बहुत ही इजी वे में बता दिया है, सारा कुछ समझा दिया है। उस समय बहुत लोगों के मन में था कि बहुत फोटोशॉप बहुत ही ज़्यादा टफ है। और यूट्यूब का भी था सपना कि यूट्यूबर बनना है थोड़ा सा, बस क्योंकि अगर आपको अभी तक पता चल गया होगा कि यूट्यूब, मैं बात कर रहा हूँ यूट्यूबर बनने की, तो मनी इज़ नॉट देयर। एग्जैक्टली, नहीं है, मनी इज नॉट देयर। मैं जो मुझे अभी मिल रहा है धीरे धीरे, कम ही मिल रहा है, जो भी थोड़ा सा नाम हो जा रहा है, वो बस मुझे चाहिए था। और DaVinci Resolve को स्टार्ट करने का मकसद ही मेरा वही था कि मैं ऐसा क्या करूं, मैं ऐसा, अब फोटोशॉप लोगों ने सिखाया हुआ है, बहुत से OG लोग हैं, अब मैं क्या करूं ऐसा जो मेरा भी एक डिफरेंशिएटिंग फैक्टर हो। हाँ, वो मुझे लोगों से अलग करे। हाँ वही। हाँ, क्योंकि मैंने एक सीकेन का वीडियो देखा हुआ था। अच्छा, सीकेन आप देखते हो? हाँ।
उन्होंने बताया कि हाउ आई मेड दिस और दैट, मैं कैसे यहाँ तक पहुंचा, मेरे सब्सक्राइबर कैसे बढ़े। मैंने भी देखा उसने था एक वो। वीडियो में बोला था कि वो हाँ लाइव स्ट्रीम सी थी क्या वो? हाँ शायद हाँ। तो मैंने देखा हाँ। तो उसने उसमें बोला था कि मैं आज यहाँ इतने जल्दी ग्रो इसलिए कर पाया क्योंकि मेरे आजू बाजू कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। एग्जैक्टली मेरी तरह उस वक्त पे हाँ, कोई बुक रिव्यू नहीं कर रहा था जैसा था। कि मैं कर रहा था। हाँ, उसमें जो अभी जो उसने वो स्केच वाला जो स्टाइल है उसका, व्हाइट बोर्ड एनिमेशन, उसमें कौन कर रहा था? हाँ, उसमें उसमें कोई नहीं कर रहा था। उसी को देख कर लोगों ने फिर ये किया, उसे ऑब्जर्व किया कि हाँ ऐसा भी सॉफ्टवेयर होता है भाई, और इतना इजी होता है। वही। देखने से लगता था उसमें कि भाई ड्रॉ कर रहा है, मतलब हाँ, क्या है वो चीज़ था। हाँ, तो मुझे वो चीज़ दिमाग में थी कि हाँ मुझे भी ऐसा कुछ करना है जो मुझे लोगों से अलग करे। हाँ। फिर मैंने सैम कॉल्डर का वीडियो देखा और एक्चुअली ऐसा भी नहीं था कि मुझे अब सिर्फ ट्यूटोरियल बनाना है डाविंची में, मुझे शिफ्ट करना, बिकॉज डाविंची रिजॉल्व इज द किंग, डाविंची रिजॉल्व इज मोस्ट पावरफुल। जैसे सैम कॉल्डर का वीडियो आया तो उसने 2-3 चीज़ें को कवर किया उसमें। फर्स्ट जो सबसे मोस्ट पावरफुल चीज़ मुझे लगी वो थी लाइव सेव एक फीचर है। उसमें क्या होता है कि हम लोग अभी प्रीमियर प्रो यूज़ कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह का अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, आई डोंट नो अबाउट फाइनल कट, बट अगर प्रीमियर प्रो हम लोग यूज़ करते हैं तो वहाँ पे मुझे सेट करना होता है कि ऑटो सेव आफ्टर 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, 20 मिनट्स। वहाँ पे क्या होता है कि 5 मिनट्स के बाद हर एक पॉपअप आ जाता है स्क्रीन पे, सेविंग। हाँ, एक पॉपअप आ जाता है कि हाँ आपको सेव करना है, नहीं सेव होता है, ऑटो सेव होता है। वो डिस्टर्ब करता है अपने मेरे सिस्टम को भी, लैग करता है। फिर मैंने ट्राई किया, मैंने डाविंची रिजॉल्व में काम किया एक बार। मेरा अभी तो मेरे यहाँ का इलेक्ट्रिसिटी थोड़ा सही हो गया है, उसमें नहीं था, लाइट गई, मैंने प्रोजेक्ट ओपन किया, मेरा टाइमलाइन का जो प्ले हेड था उसी जगह पे था जहाँ पे मैंने उसको छोड़ा हुआ था। बोले भाई दिस इज व्हाट आई वाज मिसिंग। वो चीज था। उसके बाद एक और फीचर थी, अच्छा, पावर बिन्स। अच्छा, अब पावर बिन्स क्या है? पावर बिन्स एक बिन है, एक प्रोजेक्ट मैनेजर है, जहाँ पे आप अपने सारे एसेट प्रोजेक्ट को रखोगे और अपने किसी भी टाइमलाइन, किसी भी प्रोजेक्ट को ओपन करोगे और वो एक पैनल में वहाँ सेव्ड रहेगा। अच्छा, मतलब आप उसको अपने किसी भी प्रोजेक्ट से बार बार आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है। वो साउंड इफेक्ट्स को, ग्राफिक्स वो ट्रांजिशंस वगैरह बार बार इंपोर्ट करने की जरूरी नहीं है। ओ भाई साहब, वो चीज़ है। अबे यार, हाँ, बार बार आप प्रोजेक्ट बना रहे हो कि हाँ वीडियो नंबर 1, उसके बाद आप अपने सारे साउंड इफेक्ट्स, ग्राफिक्स, ट्रांजिशन, ओवरले इंपोर्ट कर रहे हो उसमें। भाई क्या कैसे करेगा काम ऐसे वीडियो एडिटर? हाँ, तो वहाँ पे डाविंची रिजॉल्व में पता नहीं, प्रीमियर प्रो में शायद एक सेक्शन है लाइब्रेरी का जो कि ऑनलाइन होता है और उसमें ज़्यादा फाइल्स आप रख नहीं सकते हो। पर पावर में ऐसी चीज़ है जहाँ पे आप कितने भी फाइल्स रखो कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, वो आपके हार्ड ड्राइव से डायरेक्ट कनेक्ट होती है। और वो होता है एक चीज़ है, एक फीचर है डाविंची के अंदर, वो है डेटाबेस फीचर। डेटाबेस क्या है कि आपका जो प्रोजेक्ट बनेगा, पहले आपका प्रोजेक्ट डेटाबेस में जाएगा। डेटाबेस इज लाइक अ हब ऑफ प्रोजेक्ट। आई डोंट नो कि मैं समझा पा रहा हूँ नहीं, पर प्रोजेक्ट सारे प्रोजेक्ट फाइल जो हम बनाते हैं डाविंची रिजॉल्व में, वो एक डेटाबेस में सेव होती है एंड वो डेटाबेस हमारे हार्ड ड्राइव से लिंक होती है। इसका मतलब कि उस डेटाबेस में जितने भी प्रोजेक्ट हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड है, क्योंकि वो एक हब में है। इसका मतलब आप उस डेटाबेस में जितने भी अपने फाइल्स, एसेट्स वगैरह लिंक करोगे वो आपके सारे प्रोजेक्ट से लिंक हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। आप अपने प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, नया प्रोजेक्ट, आपको साइड में एक पैनल मिलेगा, ओपन करो पावर बेस, वहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपने रखी हुई है। चाहे वो 1000 प्रोजेक्ट हो आपका या फिर आप 10 साल बाद उसको, मतलब जितनी भी चीजें फ्रीक्वेंटली यूज हो रही है सब वहाँ पे रख सकते हो। हाँ, सब चीजें, हाँ सारी चीजें मैं आपको दिखा दूंगा। वैसे आप भी तो डाविंची रिजॉल्व शिफ्ट करने वाले हो। थोड़ा बहुत मेनली मेरा दिक्कत क्या आ रही है ना, मेरा वर्कफ्लो पूरा प्रीमियर में है। अब मैं थोड़ा सा डाविंची सीखता हूँ
फिर जब वीडियो बनानी होती है तो वही होता है, वीडियो जल्दी डालनी है। अब जल्दी डालने के चक्कर में ये होता है कि हर बार वो प्रोक्रेस्टिनेट होते जाता है कि चलो थोड़ा अभी सीखा है, फिर ये कि नहीं यार अभी फटाफट प्रीमियर में एडिट कर लेता हूँ, अगली बार कर लूंगा। तो वो थोड़ा थोड़ा करके ऐसे होते जा रहे हैं। थोड़ा टाइम लगेगा हाँ, थोड़ा टाइम लगेगा। तो आपने जैसे बताया कि दाविंसी के कुछ आपने बेनिफिट्स बताए, अगर हम थोड़ा और बात करें कि व्हाई इज दाविंसी बेटर देन प्रीमियर प्रो? हाँ, ये डिबेट है, एक ऐसी डिबेट है, एक ऐसी टॉपिक है जो सैम कोल्डर के वीडियो के बाद ही स्टार्ट हुई है, और इसके बारे में मैंने आज तक कोई वीडियो बनाया नहीं। बात करते हैं। आई नो बनाऊंगा तो व्यूज आएंगे, इसका गेम क्या है। हाँ, आई नो, पर मैंने बनाया ही नहीं है। क्यों? ठीक है, उसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं बताऊंगा। अभी अभी मैं पहले क्लियर कर लेता हूँ कि व्हाई हुआ क्या था जिससे ये डिबेट स्टार्ट हुई। सैम कोल्डर ने वीडियो बनाया। अब सैम कोल्डर को देखते हुए बाहर के जो लोग हैं, क्योंकि सैम कोल्डर से इन्फ्लुएंस बाहर के लोग ज़्यादा होते हैं, इंडिया के लोग भी होते हैं, बट हमारे ऐसे थोड़े क्रिएटर्स लोग होते हैं सैम कोल्डर से। वरना इंडिया के क्रिएटर को आप अगर बोलोगे, क्रिएटर्स नहीं बल्कि वीडियो एडिटर्स बोल सकते हैं, या फिर कोई इन्फ्लुएंसर बोलेंगे ना, जो प्रोफेशनल्स काइंड ऑफ हैं वो होते हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस। हाँ, वो चीज़ है। तो सारे को इन्फ्लुएंस हो गए उससे, और बहुत से लोगों ने स्विच किया, लाइक पीटर मैककिनन, उन्होंने भी वीडियो बनाया कि आई एम स्विचिंग टू डाविंची रिजॉल्व, ये वो जो भी। एंड ये जो टॉपिक था एंड है, ये जो टॉपिक है वो अभी सबसे ज़्यादा व्यूज गेनिंग का टॉपिक। इंडीड जो बनाएगा वो यूज पाएगा। क्यों? क्योंकि डाविंची रिजॉल्व इज बेटर, इसलिए व्यूज आ रहे हैं। इसलिए अगर बेटर नहीं होती तो इसमें व्यूज नहीं आ रहे होते, और यही टॉपिक बार बार छिड़ नहीं रहा होता। ऐसे भी नहीं है कि बहुत सारे डिबेट होते हैं, प्रीमियर प्रो वर्सेस फाइनल कट प्रो भी डिबेट होते हैं, पर उतने नहीं है। हाँ, ये चीज है, ये तो है। आई एग्री। क्योंकि अब इसका मतलब एक ही है कि डाविंची रिजॉल्व टक्कर दे रहा है, यही है। क्योंकि जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में यूज हो रही है उसे आप इग्नोर नहीं कर सकते, एंड ये मैंने जान लिया है। और इसीलिए मेरा जो चैनल का जो मेन थीम है, एम है, वो इसी के ऊपर ज़्यादा रहेगा कि मुझे डाविंची को किसी अलग ही लेवल पर सिखाना है। अभी आप किसी भी इंडस्ट्री लेवल, मूवी एडिटिंग हो गई, वेब सीरीज़, किसी भी तरह के जो हायर प्रोडक्शन हाउस है, जो एक हायर लेवल पर काम कर रहे हैं इन वीडियो, इन मूवीज़, कोई ऐसा नहीं होगा जो कलर ग्रेडिंग के लिए डाविंची प्रीफर नहीं करता हो, क्योंकि कलर ग्रेडिंग के लिए नोड बेस्ड जो एडिटिंग है वो बहुत ज़रूरी है। आप जब शिफ्ट हो गए यहाँ तो आपको पता चलेगा, वो बहुत ज़रूरी है, और वो चीज़ ही प्रीफर करते हैं लोग। और इसीलिए किसी लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में कलर ग्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। तो मेन जो डिफरेंस आता है वो आता है लेयर बेस्ड और नोड बेस्ड कलर ग्रेडिंग का। तो इसका क्या सीन रहता है, इसमें क्या अंतर है एक्चुअल में? फर्स्ट ऑफ ऑल, डाविंची रिजॉल्व का जो कलर टैब है वो वर्ल्ड्स बेस्ट कलर ग्रेडिंग स्वीट है। हॉलीवुड हो, बॉलीवुड हो, या फिर किसी भी तरह का आप इंडस्ट्री लेवल काम देख रहे हो, बड़े बड़े प्रोडक्शन हाउस में एक ही सॉफ्टवेयर यूज होता है कलर ग्रेडिंग के लिए, एंड वो है डाविंची रिजॉल्व। और ये जो कलर टैब है उसके अंदर यूज होता है नोड बेस्ड एडिटिंग। अब ये नोड बेस्ड एडिटिंग क्या है, ये अगर हम समझे तो ये लेयर्स की तरह ही है, पर लेयर्स से ज़्यादा एडवांस्ड है। लाइक अगर हम लोग प्रीमियर प्रो या फिर किसी भी अदर जो लेयर बेस्ड एडिटिंग सॉफ्टवेयर है फॉर कलर ग्रेडिंग, अगर वहाँ पे हम लोग कलर ग्रेडिंग करेंगे या करते हैं, तो जैसे हम लोग लेयर वाइज चलते हैं। तो मान लेते हैं हमने एक लेयर बनाया, लाइक हमने अपने वीडियो के ऊपर एक एडजस्टमेंट लेयर लगाया प्रीमियर प्रो में, वहाँ पे हमने कुछ बेसिक एडजस्टमेंट्स लाइक एक्सपोजर, कॉन्ट्रास्ट वगैरह ठीक किए। उसके बाद हमने लगाया कोई मास्क, हो सकता है हमें कोई विनेट क्रिएट करना हो या फिर किसी सेलेक्टिव कलर ग्रेड करना हो, हमें किसी का कलर थोड़ा सा सैचुरेट करना हो, तो उसके ऊपर हमने एक और लेयर लगाया, ठीक है। उसके ऊपर जब हम एक और लेयर लगाएंगे और वहाँ पे अगर हम कुछ और कलर एडजस्टमेंट्स करते हैं, तो वो जो होगा नीचे वाला जो मास्क होगा एंड वो जो नीचे वाला लेयर्स जो भी होगा वो बर्न हो जाएगा। लेयर्स में ये दिक्कत है, क्योंकि लेयर इज लाइक दिस, ऐसे, ठीक है, एक के ऊपर एक आ रहा है। पर डाविंची रिजॉल्व के अंदर क्या है, वहाँ हमें नोड्स मिलती है। अब नोड्स एक होती है सीरियल नोड, अगर मैं बेसिक सिखाऊं आपको थोड़े से 2 मिनट लेकर, तो एक होती है सीरियल नोड। सीरियल नोड क्या होती है, वो पूरा वही कॉन्सेप्ट होता है, लेयर का कॉन्सेप्ट होता है इसमें सीरियल नोड में, ठीक है, पर वो ऐसे चल रही होती है,
1 2 3, हाँ। ठीक है, वो लेयर ही है। हाँ। एंड सीरियल नोड के अलावा हमारे पास और भी बहुत सारे नोड्स हैं जो कि बहुत एडवांस्ड है, लाइक लेयर मिक्सर नोड एंड पैरेलल नोड्स, जो कि टू मेन मैंने अभी नाम लिया है। और भी बहुत सारे हमारे पास नोड है लाइक की मिक्सर एंड मैनी अदर्स। एक जो नोड है जो सबसे यूजफुल होता है वो है पैरेलल नोड। अब पैरेलल नोड क्या होता है, वो ऐसे नहीं चलता है, वो लेयर की तरह नहीं चलता है सीरियल नोड की तरह, वो ऐसे रहता है पैरेलल। इसका मतलब कि आपका जो फर्स्ट लेयर में काम हुआ है वो सेकंड लेयर आप यहाँ क्रिएट कर रहे हो एज अ पैरेलल नोड, वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। तो पैरेलल नोड को हम यूज करते हैं एज मास्क नोड, और वहाँ पे हम मास्किंग वगैरह अप्लाई करते हैं, और हम उसी एक नोड में हम 4-5 तरह के मास्क अप्लाई करते हैं। एंड द बेस्ट थिंग, वो एक दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट नहीं करती है। तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें हैं जो डाविंची रिजॉल्व के अंदर बहुत ही हाई लेवल की चीज़ें हैं कलर टैब के अंदर। मतलब क्या है ना भाई कि अगर बहुत ही हायर लेवल में काम करना है, बहुत ही सीरियस है हम लोग वीडियो एडिटिंग को लेकर, तो दिस इज़ द राइट टाइम टू स्विच टू डाविंची रिजॉल्व। वो ऑनलाइन की बात अगर मैं हटा दूँ और पर्सनली टॉक करूँ आपसे पर्सनली, तो दिस इज़ द राइट टाइम हम लोग के लिए, हम लोगों के लिए, किसी और के लिए पता नहीं। अगर हम लोगों को बहुत ही सीरियसली लेना है एडिटिंग को, आफ्टर इफेक्ट्स विदाउट लिविंग आफ्टर इफेक्ट्स, डाविंची रिजॉल्व में स्विच कर जाना चाहिए। सबसे जो ज़्यादा पैसा है वीडियो एडिटिंग में, वो विदाउट एनी डाउट कलर ग्रेडिंग में है, सबसे ज़्यादा पैसा विदाउट एनी डाउट। मैं वीएफएक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, वीएफएक्स सीजीआई की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एक होती है रॉ वीडियो एडिटिंग, जहाँ पे हम कुछ मास्क कर लेते हैं, हल्का फुल्का एडिटिंग, मास्क लगा रहे हैं, वो चीज़ मैं बोल रहा हूँ। एडिटिंग, ऑडियो एडिटिंग एंड कलर ग्रेडिंग, सबसे जो हाई पेइंग जॉब है वो है कलर ग्रेडिंग, कलरिस्ट की। हाँ, और जो भी इंडिया के जो भी चैनल्स हैं कलरिस्ट के, अगर आप देखोगे तो सैड टू से बट उतने उनके पास पैनल्स वगैरह सब कुछ है, पर उतने वो अपने आप को एक्सपैंड नहीं कर पा रहे हैं। एक मैं नाम लूँगा इरफान जुनेजो, अगर आप जानते जुने जो भाई, वो तो बड़ा सेक्सी बंदा है, बहुत बहुत ही प्यारा कंटेंट, बहुत प्यारा। इसलिए मैं बोलता हूँ ना कि ग्राफिक डिजाइनिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर वीडियो एडिटिंग। उनका आपने ईद वाला देखा है पूरा? ईद वाला यार मैंने रील्स देखी हैं उनकी, मेरे को स्टोरी टेलिंग बहुत फैसिनेट आज करती ही ना है। आप ना आज ही इस शूट के बाद उनके अभी जो ईद हुई ना, ईद में जो भी 30 डेज होता है, वो बंदा ईच डे बाहर निकल के फूड व्लॉगिंग कर रहा है। दैट इज फूड व्लॉगिंग। जो वो ऐसे एकदम पब्लिक में माइक स्टैंड लगा के कर रहा था, और वहाँ पे टाइटल्स, हर एक दिन अलग अलग टाइटल्स, स्टाइल टाइटल के। अच्छा, ओह माय गॉड भाई। अच्छा, मैं उन वीडियोस को देखता हूँ ना तो लगता है कि दिस इज द लेवल ऑफ फूड व्लॉगिंग, ऑफ कंटेंट, दिस शुड बी द लेवल, दिस शुड बी द लेवल। मैंने ऐसे ग्राफिक डिजाइन नोटिस नहीं किया था, मैंने उनमें स्टोरी टेलिंग, भाई वो बंदे की स्टोरी टेलिंग भी बहुत तगड़ी है यार कसम से। वीडियो एडिटिंग तो ठीक है, स्टोरी टेलिंग ठीक है, आप वहाँ पे यूज हो रहे हो टाइटल्स, टेक्स्ट, ग्राफिक्स में गौर करना एक बार, मजा आ जाएगा। तो थोड़ा अभी दाविंसी वर्सेस आफ्टर इफेक्ट्स की बात कर लेते हैं। लेट्स डिस्कस मोर ऑफ द फीचर्स की फ्यूजन टाइप की जो डिबेट चलती है उसके बारे में थोड़ा सा बताओ। हाँ, डिबेट तो भाई वैलिड डिबेट है, डिबेट होनी चाहिए। हाँ, पर अगर कोई समझ जाए इसे तो डिबेट बंद हो जाएगी। कि समझाइए। हाँ, आफ्टर इफेक्ट्स है एक 2.5D सॉफ्टवेयर, आई थिंक। हाँ 2.5D। हाँ 2.5D। आफ्टर इफेक्ट्स इज लाइक फोटोशॉप ऑफ वीडियो, जो कि पीटर मैककिनन ने कहा हुआ है पहले ही। हाँ। आफ्टर इफेक्ट्स इज लाइक फोटोशॉप ऑफ वीडियो। कुछ भी कर सकते हो तुम वीडियो में, जिसमें आप इतना कुछ कर सकते हो जिसकी कोई लिमिट नहीं है। बहुत कुछ क्रिएटिव जितना हो सकता हो आप हो सकते हो उसमें, बस उतना ही अच्छा पीसी भी चाहिए। हाँ, तो आफ्टर इफेक्ट्स इज वन फॉर ऑल। और वो जो मेनली वो जो उसका जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट है वो है मोशन ग्राफिक्स, इंडीड, काइनेटिक टाइपोग्राफी, मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन, मोशन डिजाइन, मेन पार्ट है। हाँ, वो मेन पार्ट है। बट फ्यूजन उसका कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अच्छा, हाँ, क्यों? क्योंकि फ्यूजन मेनली फोकस्ड है कंपोजिटिंग में, कंपोजिटिंग यानी कि वीएफएक्स वर्क में। गॉट इट। ठीक है। तो इस डिबेट से, हाँ, फ्यूजन में आप कर सकते हो मोशन ग्राफिक्स, एनिमेशन, बट वो बहुत स्ट्रेसफुल है। मतलब अच्छा,
क्योंकि उसमें नोड्स वर्कफ्लो है, नोड्स वर्कफ्लो। हाँ 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 हाँ। इसलिए फ्यूजन में मोशन ग्राफिक्स करना, एनिमेशन करना वो मुश्किल है, और आफ्टर इफेक्ट्स में इजी है। पर भी लोग ये डिबेट करते हुए रहते हैं कि वो बेटर है, वो बेटर है। भाई अलग अलग जॉब है दोनों का। फ्यूजन पूरा कंपोजिटिंग के ऊपर है, और अगर आप DaVinci Resolve खोलोगे उसका वेबसाइट, तो वहाँ लिखा हुआ है कि हॉलीवुड्स नंबर 1 सॉल्यूशन फॉर फ्यूजन लिखा हुआ है। मतलब वो कंपोजिटिंग बता रहे। कंपोजिटिंग मतलब कि किसी 2D सीन में आग निकालना हो, ऐसा होता है ना, VFX सीन में होता है, गाड़ी में आग लग रही है और पूरा रियलिस्टिक फील कराना है उसको, तो फ्यूजन इज ऑल अबाउट दैट। ठीक है, बट आफ्टर इफेक्ट्स का कुछ अलग है। वो पूरा एक ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें आपको सारा कुछ मिल जाता है, और ये एक डिबेट है, पर होनी नहीं चाहिए। ओके, तो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे आफ्टर इफेक्ट्स आता है और मुझे पता है कि कंपोजिटिंग तो आफ्टर इफेक्ट्स में भी हो जाती है। अब आपने कहा कि फ्यूजन में भी कंपोजिटिंग हो रही है, लेकिन आफ्टर इफेक्ट्स में कंपोजिटिंग के साथ साथ हम VFX भी कर लेते हैं, मोशन ग्राफिक्स भी कर लेते हैं। तो बंदे को दाविंसी का फ्यूजन सीखना ज़्यादा फायदेमंद है या आफ्टर इफेक्ट्स भी सीखना ज़्यादा फायदेमंद है? मैं तो अभी बोलूँगा कि अगर आप मोशन ग्राफिक्स में अभी स्टार्ट करो सीखना, तो आप आफ्टर इफेक्ट्स से स्टार्ट करो। फ्यूजन जो टैब है वो एक टैब है DaVinci के अंदर। वो एक टैब है जो कि आई थिंक 90% है फ्यूजन का। अब मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि फ्यूजन का एक अलग सॉफ्टवेयर है। ओके, इसलिए मैंने बात की हॉलीवुड्स जो लिखता है ना वो लोग, ब्लैक मैजिक वाला लोग, हाँ, तो उसी के लिए लिखते हैं, और वहाँ जो एडिटिंग होता है वो DaVinci से अलग होता है। अच्छा, ये चीज़। तो अगर हम खाली कंपोजिटिंग को कंपेयर करें, तो कंपोजिटिंग आफ्टर इफेक्ट्स में ज़्यादा अच्छी हो सकती है या फ्यूजन में ज़्यादा अच्छी हो सकती है? किस में ज़्यादा ऑप्शंस हैं? मुझे लगता है ऐसा कि फ्यूजन ज़्यादा ज़्यादा अच्छा है। ओके, गॉट इट। तो मतलब ये कह सकते हैं कि अगर तुम्हें कंपोजिटिंग करनी है तो फ्यूजन सीखो, मोशन ग्राफिक्स करना है तो आफ्टर इफेक्ट्स सीखो। हाँ, ये कह सकते हैं। गॉट इट। पर किसी हायर लेवल पर, हाँ, प्रीमियर प्रो में हम लोग कलर ग्रेड करते हैं, वहाँ पे कलर ग्रेडिंग का वो सॉफ्टवेयर तो नहीं है प्रीमियर प्रो। कलर ग्रेडिंग के लिए तो मेनली फोकस नहीं है। हाँ, कलर ग्रेडिंग एक टैब है उसमें। हाँ, वहाँ पे हो जाता है कलर ग्रेडिंग, हम कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह से आफ्टर इफेक्ट्स में भी कंपोजिटिंग हम कर सकते हैं, बट फ्यूजन स्टूडियो जो है वो मेनली VFX में कंपोजिटिंग के लिए ही है। हाँ, वो चीज़। तो जब दाविंसी इतना बेटर है तो अभी इंडिया में इतना स्ट्रगल क्यों कर रहा है दाविंसी, ये मैं जानना चाहूँगा। और जैसा आपने बोला कि इन वीडियोस पे व्यूज भी आ रहे हैं, मतलब कि लोगों को पता है कि दाविंसी इज बेटर, बट स्टिल लोग प्रीमियर प्रो यूज कर रहे हैं। दाविंसी इज स्ट्रगलिंग इन इंडिया। इसके पीछे सेवरल रीजंस है। सबसे पहला रीजन जो है वो हमारे इंडियन भाई लोगों को ऐसा लगता है कि अगर हम लोग प्रीमियर प्रो में काम नहीं करेंगे तो हमें क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। सबसे बड़ा मिथ है, ठीक है। आई डोंट नो, इंडियन क्लाइंट्स के साथ ऐसा होता होगा, इंडियन क्लाइंट्स प्रीफर करते होंगे प्रीमियर प्रो। एक्चुअल में होता है यार, इंडियन क्लाइंट्स के साथ थोड़ा सा सीन होता है ऐसे कि कई लोग बोलते हैं कि एडिटिंग प्रीमियर प्रो में होनी चाहिए। हाँ, तो ये सीन है कि इंडियन क्लाइंट्स जो है वो प्रीमियर प्रो शायद प्रीफर करते होंगे, इसीलिए यहाँ के जो एडिटर्स हैं वो भी सोचते हैं कि नहीं भाई, मैं प्रीमियर प्रो में काम करूँगा तभी मुझे काम मिलेगा। ये चीज़ है। एंड या वेडिंग में हो गया, और भी छोटे छोटे जो शूट्स होते हैं वहाँ पे प्रीमियर प्रो ही एडिटिंग के लिए यूज होता है। तो इसलिए ऐसा है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक बड़े लेवल पर ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। लोगों को इसका वर्क अराउंड पता है कि हाँ, प्रीमियर प्रो एंड DaVinci को कनेक्ट किया जा सकता है एक साथ। हाँ। ये एक्चुअली मैंने गॉक्स की वीडियो में भी देखा था, उसने बताया कि आई एडिट इन प्रीमियर, फिर उसको पूरा मैं DaVinci में इंपोर्ट करता हूँ और कलर ग्रेड DaVinci में करता हूँ। ये चीज़ है। तो कनेक्ट हो जाता है, पर लोगों को ऐसा लगता है कि हम लोग अगर DaVinci यूज़ करेंगे तो हमें क्लाइंट्स नहीं मिलेंगे। और कनेक्ट ना भी हो ना तो DaVinci Resolve बाहर, इंडिया से बाहर ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। 1000 लोग में से एक लोग बोल सकता है कि मुझे प्रीमियर प्रो ही चाहिए भाई, पर ऐसा नहीं है। अच्छा, बाहर के लोगों का ऐसा नहीं है। बाहर के लोग एडिटिंग से मतलब है उनको, अच्छे काम से मतलब है, और कलर ग्रेडिंग का तो कोई चॉइस अच्छा चॉइस नहीं है, तो DaVinci Resolve ही है। और हाँ, स्ट्रगल करने के पीछे एक और रीज़न भी है कि ट्यूटोरियल ज़्यादा नहीं है हिंदी में। हाँ, एग्जैक्टली। इसलिए इंडिया में सफ़र कर रहा है ये। और अभी मैंने स्टार्ट किया तो हाँ, बहुत से लोग इन्फ्लुएंस हुए हैं मेरे से, बहुत से लोग हैं ऐसे
जिनको मैंने कन्वर्ट किया है फ्रॉम प्रीमियर टू डेविंची। हाँ, मैं भी उनमें से एक हूँ। हो रहा हूँ हाँ, और ज़्यादा। हाँ। एक और सबसे बड़ी रीज़न ये भी हो सकती है कि प्रीमियर प्रो में आपको बहुत सारे प्लगइन्स मिल जाएंगे। बहुत सारे प्लगइन्स, ट्रांजिशंस, इफेक्ट्स, टेक्स्ट इफेक्ट्स, टाइपोग्राफी, सारे के आपको बने बनाए प्रीसेट्स मिल जाएंगे, जो कि मुझको लगता है कि लाखों में है। बहुत से लोगों ने ऑलरेडी बना के रखे हुए हैं वही, और इजीली तो मिल जाते हैं, मेन चीज़ है। हाँ, तो इसलिए प्रीमियर प्रो को लोग प्रीफर करते हैं अभी तक तो। पर ऐसा नहीं है कि DaVinci Resolve में एसेट्स प्रीसेट्स नहीं मिलते हैं। DaVinci Resolve जब से सैम कोल्डर ने ये चीज़ स्विच किया है और जब से लोग इससे इन्फ्लुएंस हुए हैं, उसके बाद से बहुत सारे नए नए क्रिएटर्स ने, बहुत सारे लाइक मोशन VFX, उन्होंने भी बहुत सारे प्रीसेट बना दिए हैं DaVinci के, और भी बहुत सारे लोगों ने फ्री में ही DaVinci Resolve के प्रीसेट बनाए हुए हैं, जो कि हज़ारों में अभी भी है, पर लोगों को दिख नहीं रहे हैं। लोगों को ढूंढा नहीं आ रहा है वो चीज़ें। और ढूंढा नहीं आ रहा है ऐसा भी नहीं है, लोग प्रमोट नहीं कर रहे हैं। लाइक अगर आप देखोगे इंस्टाग्राम रील्स में देखोगे तो वहाँ पे लोग खुले आगे बोलते हैं, भाई अगर आपने ये प्लगइन यूज़ नहीं किया है प्रीमियर प्रो को तो आप क्या काम कर रहे हो वीडियो एडिटिंग में, मुझे कमेंट करो प्लगइन और मैं आपको सेंड कर दूंगा DM मैसेज में ऐसा। तो ये DaVinci के लिए ये नहीं ना हो रहा है। ये चीज़ है ना, DaVinci के हैं पर DaVinci के लिए यो नहीं हो रहा है। लोग उस चीज़ से बाहर निकलना नहीं चाह रहे हैं। लोग थोड़ा सा, मतलब अभी क्या हो गया है कि किसी पॉइंट तक जाके लोग रुकना चाह रहे हैं। ये बड़ी प्रॉब्लम है। अगर लोगों को पता चल जाए कि हाँ कलर ग्रेडिंग होता है इसमें DaVinci में, तो लोग कलर ग्रेडिंग उतना ही सीखना चाहते हैं जितना वो अपने वीडियोस को एक अच्छा लुक में देख पाए, बस। ठीक है, बट जो हायर लेवल पर जो रिक्वायरमेंट्स होती है, जहाँ से आपको अच्छे अपॉर्चुनिटी चांसेस मिल सकते हैं, वो लोग नहीं चाह रहे हैं करना। वो लोग कंसिडर नहीं कर रहे। उन्हें बस ये चाहिए कि मैं छोटा मोटा मुझे क्लाइंट कहीं से मिल जाए, मैं कलर ग्रेडिंग मैं ये चीज़ दिखा दूँ करके, बस वही तक, फॉर सोशल मीडिया, फॉर कंटेंट क्रिएशन, वो चीज़ है। पर मैं ऐसा नहीं कहता हूँ। मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी चीज़ को सीख रहे हो तो उसे अलग ही लेवल पर ले जाओ। एग्जैक्टली। लाइक कलर ग्रेडिंग में अगर बात की जाए तो वकास काजी एक है, हाँ, वो फॉरेन में ही रह के, मतलब हालांकि वो इंडिया से उनका कोई रिलेटिव बिलोंग करता है, पर वो फॉरेन में ही रहते हैं बचपन से ही। ठीक है, और वहाँ पे रख के जब वो यहाँ के T सीरीज के लिए कलर ग्रेडिंग कर रहे हैं, तो भाई तुम क्यों नहीं कर रहे हो यार? तुम क्यों नहीं कर रहे हो? वो भी तो कंटेंट क्रिएटर है, तुम भी वो भी यूट्यूबर है, वो भी तो क्लाइंट के लिए काम करता है, पर इतना विजन क्यों बड़ा है? मैंने एक चीज़ आपके पॉडकास्ट में एक चीज़ देखा हुआ था, मृदुल ने क्वेश्चन किया हुआ था कि व्हाई देयर इज नो सैम कोल्डर इन इंडिया, व्हाई? उसका एक आंसर ये आया था, रिप्लाई, कि गियर डज मैटर और मनी इज द मेन थिंग। यस, हो सकता है ऐसा, हो सकता है, नहीं है, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट नहीं है, पर ये फर्स्ट पॉइंट क्या है पता है? मेन रीजन क्या है कि लोग बनना नहीं चाह रहे। अब बने कैसे? बनने के पीछे आपको वो करना पड़ेगा जो आपको अच्छा नहीं लगे बल्कि दूसरों को अच्छा लगे। अभी मैंने एक देखा हुआ था, सैम कोल्डर ने अपना ही नेम का एक ट्रांजिशन बना दिया है। अच्छा। एक लुमाफेड करके ट्रांजिशन है। लुमाफेड ट्रांजिशन है। जब सैम कोल्डर ने इसे इंट्रोड्यूस किया मार्केट में, इसे दिखाया, तो लोगों ने उसे वो नेम दिया, हाउ टू एडिट लाइक दिस कहा, क्योंकि उसने वो निकाला। शायद, आई डोंट नो अबाउट, मतलब उतना मैंने रिसर्च नहीं किया, पर मुझे पूरा पता है कि बहुत सारे ऐसे इफेक्ट्स और ट्रांजिशंस हैं और बहुत सारे ऐसे चीज़ हैं जो सैम कोल्डर ने पहली बार की और फिल्म मेकिंग में पहली बार आई। पहली चीज़ तो ये है। अब मैं आता हूँ गियर में और पैसों में आता हूँ। अब मैं पैसे तुम्हारे पास क्यों नहीं है? अगर तुम एक वीडियो एडिटर हो, अगर तुम एक फिल्म मेकर हो, अगर तुम एक ग्राफिक डिजाइनर हो, तुम्हारे पास पैसे क्यों नहीं है? क्योंकि तुमको मांगना नहीं आ रहा है पैसा। तुम्हें आस्क करना नहीं आ रहा कि मुझे मेरे वर्क के सही प्राइस चाहिए। ठीक है, एक अपने वर्क का सही वैल्यू आस्क करना भी एक
बहुत ही बड़ी चीज़ है। और अगर आप देखोगे सैम कोल्डर या बाहर के जो भी हैं जो ग्रोइंग भी है, अगर वो कुछ चीज़ भी करते हैं, लोगो डिज़ाइन भी करते हैं, वीडियो एडिटिंग भी करते हैं, कुछ चीज़ भी करते हैं, कुछ किसी भी चीज़ को करते हैं, तो उनका जो वैल्यू रहता है, मनी वैल्यू, वो हाई रहता है। उनको पता रहता है कि मैंने ये जो क्रिएट किया है वो मेरा, अगर मैंने इसे 1 घंटे में क्रिएट किया है ना, तो 1 घंटे का काम नहीं है, वो मेरा 5 साल का काम है जो मैंने सीखा हुआ। वही चीज़ है। दे नो देयर वर्थ। तो हाँ, तो दे नो देयर वर्थ, राइट। इसीलिए अगर आपको अपने काम का सही दाम, अगर मैं हिंदी पूरा सिंपल हिंदी में कहूँ, अगर आपको अपने काम का दाम नहीं आस्क करना आ रहा है, मांगना नहीं आ रहा है, तो आप सैम कोल्डर नहीं बन सकते हो, और कभी नहीं होगा। अभी क्या होता है, इंडिया में फ्रीलांसिंग बकचोदी हो चुकी है, बुलशिट है। फ्रीलांसिंग तो गया, इंडिया में तो है ही नहीं। इंडिया के क्लाइंट्स के लिए अगर आप वीडियो एडिटिंग करते हो ना भाई, तो आप मरा हुआ चार्जेस है भाई। इतना गंदा पे भाई, सही में बहुत गंदा। हाँ, अगर इसीलिए मैं किसी से भी बात करता हूँ, लाइक मृदुल से भी बात करता हूँ, किसी भी जो मेरे फेलो एडिटर्स, जो भी मेरे फेलो क्रिएटर्स हैं, मैं बात करता हूँ, भाई इंडियन क्लाइंट से पागल है क्या भाई? वो चीज़ है ना, वो चीज़ वही। और वैसे वो जो सैम कोल्डर वाली बात आई थी ना, ये पॉइंट उस दिन भी रह गया था मेरे दिमाग में जब मृदुल से मेरी बात हुई थी। जो पैसे वाला जो फैक्टर था ना, वो एक्चुअल में इस रेफरेंस में है ना, लाइक अगर ये संदीप माहेश्वरी के शो में एक बात मैंने जानी थी वहाँ से, कोई ऐसी गेम है जिसके बारे में तुम्हें पता ही नहीं है, तो उसमें तुम्हारा इंटरेस्ट कहाँ से होगा। अब बाहर का क्या सीन है ना, वहाँ पे बच्चों को बचपन से ही चीज़ों की एक्सेसिबिलिटी मिल जाती है। लाइक सैम कोल्डर ने बहुत छोटी एज से वीडियोस बनाना शुरू कर दिया था। मैं कसम से बता रहा हूँ, मैंने कैमरा 1 साल पहले लिया है, और इसे लेने के बाद मेरा फिल्म मेकिंग में इंटरेस्ट बढ़ा है। मैं वीडियो एडिटिंग में था, लेकिन फ़ोन से शूट करने का मेरा उतना मन कभी नहीं होता था। लेकिन जब से कैमरा लिया ना, जहाँ पे कोई अच्छा फ्रेम दिखता है मेरे को, तो मैं इसे तुरंत रिकॉर्ड कर लूँ, क्योंकि मैंने जब वो चीज़ देखी कैमरा में, जो क्वालिटी आ रही है, मेरी आंखें चौंधिया गई थी बिल्कुल ही। तो ये होता है, अगर इंडिया में क्राउड बहुत ज़्यादा है, मेजॉरिटी ऑफ द क्राउड Tier 3 क्राउड है, तो उनके पास जब चीज़ें हैं ही नहीं, लोगों तक चीज़ें पहुँच ही नहीं रही हैं, तो उनका ना इंटरेस्ट वहाँ पे ग्रो हो पा रहा है, ना उस फील्ड को परस्यू कर पा रहे हैं। तो एक मेजॉरिटी क्राउड जब परस्यू नहीं कर पा रहा, तो आएंगे कहाँ से? ये कुछ मैं कह रहा था। यही चीज़, मैं उसी चीज़ के बारे में मैंने अभी बात की है कि वही सीन है कि लोग अपने वर्थ को नहीं जान पा रहे हैं। और लोगों को लगता है ना, अभी ऐसा सीन हो गया है कि हर दूसरा बंदा आज वीडियो एडिटर बनना चाहता है, जो कि अच्छी चीज़ है। और पर लोग चाहते हैं नॉट टू बी अ वीडियो एडिटर, बट अ रील्स वीडियो एडिटर, बट अ शॉर्ट कंटेंट वीडियो एडिटर। तो भाई फ्यूचर तो यही है फिर। जैसे ऑटो वाला, आपने कहीं ऑटो स्टैंड गए होंगे आप, तो वहाँ पे और बहुत सारे ऑटो वाले होते हैं। कोई बोलता है 50 में ले जाएंगे, कोई बोलता है 70 में ले जाएंगे, तो कोई 40 में कोई अगर मानता है, तो वहाँ पे आप पकड़ते हो, चले जाते हो। तो यही चीज़ है, वही तो मजाक है अभी फ्रीलांसिंग इंडिया में, मजाक। पर हमारा मेन गोल है वीडियो एडिटर बनना, फिल्म मेकर बनना, और उसके लिए हमें एक पाथ को पकड़ना पड़ेगा, डेप्थ में जाना, कहीं कूदते रहेंगे, यहाँ जंप करके वहाँ जा रहे हैं, वहाँ जा रहे हैं, नहीं हो पाएगा ना। और टाइम वेस्ट होगा। वीडियो एडिटिंग में भी ऐसा एडिटर बनना है जो मतलब उसका काम देखो तो बोलो भाई क्या वीडियो बनाई है, वो वाव फैक्टर निकलना चाहिए ना, तब आते हैं एक्चुअल। अभी जो हम लोग लर्न कर रहे हैं, सबसे बड़ा चीज़ हम लोग के लिए है इस एज में टाइम। अब अगर हम लोग हर सॉफ्टवेयर को टूल ही सीखने में वेस्ट कर देंगे, तो भाई कोई मतलब नहीं बनता है। तो आकाश भाई, अगर हम बात करें रोड मैप ऑफ लर्निंग दाविंसी रिजॉल्व, अगर कोई बंदा बिल्कुल नया स्टार्ट कर रहा है और वो चाह रहा है कि मैं दाविंसी रिजॉल्व सीखूं, वीडियो एडिटिंग शुरू करूं, तो उसे लगभग कितना टाइम लग जाएगा? और मैं ये भी जानना चाहूँगा कि अगर आप वीडियो एडिटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाओ, आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना हो, तो आप कैसे अपनी वीडियो एडिटिंग की जर्नी करोगे कंटिन्यू? देखो, अगर कोई बंदा है, उसको वीडियो एडिटिंग के बारे में या वीडियो के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और उसने कभी लाइक काइन मास्टर भी यूज़ नहीं किया है, मतलब कोई भी ऐप वगैरह यूज़ नहीं किए हैं एडिटिंग के,
तो उसे थोड़ी सी तो दिक्कत आएगी शुरू में, स्ट्रेट गोइंग इनटू डाविंची रिजॉल्व, वो तो दिक्कत आएगी। पर अगर किसी ने अगर कुछ भी एडिटिंग किया हुआ, लाइक मोबाइल डिवाइस में भी एडिटिंग किया हुआ है, वीडियो एडिटिंग, या प्रीमियर प्रो में एडिटिंग किया हुआ है, अगर पीसी एडिटिंग की बात करें तो उसे डाविंची रिजॉल्व में स्विच करना बहुत ही ईजी हो जाएगा अगर उसने प्रीमियर प्रो यूज़ किया है या फिर किसी भी तरह का वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर यूज़ किया है इन पीसी। बट कोई पूरा बिगिनर है तो उसे थोड़ा टाइम लगेगा। लाइक उसे पहले अपने बेसिक्स क्लियर करने पड़ेंगे, लाइक बहुत से थ्योरीज होते हैं वीडियो के, फोटो के, और फंडामेंटल्स होते हैं, उसे पूरा क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद वो सॉफ्टवेयर सीखना स्टार्ट करेगा। अगर कोई एब्सोल्यूट नूब है तो उसे 3 to 6 months जाएंगे। पर अगर किसी ने प्रीमियर प्रो या फिर किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर यूज़ किया हुआ है, लाइक फिल्मोरा भी यूज़ किया है अगर, तो वो डाविंची रिजॉल्व में आराम से स्विच कर पाएगा, और मे बी उसे 1 to 2 months लगेंगे और वो फाइन हो जाएगा उसके साथ, कर लेगा। हाँ, एंड एक बार वो स्टार्ट कर लेगा, उसके बाद उसको 3-4 महीने के बाद वो एक ऐसे लेवल में पहुंच सकता है जहां से वो चीज़ों को समझ पाए, और जो उसका और जो क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट है, जो भी उसको वीडियो एडिटिंग करना है, वो सारा उसको समझ में आने लगेगा फिर। ओके, और जो आकाश भाई ने वीडियो एडिटिंग के फंडामेंटल्स के बारे में बात की, थ्योरीज की बात की, उन सारी वीडियो के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि तुम्हें सीखने में आसानी हो। और आकाश भाई, अगर हम बात करें कि एब्सोल्यूट नूब की तो हमने बात कर ली, बट अगर कोई बंदा है जिसे प्रीमियर प्रो से दाविंसी में शिफ्ट करना है, तो उसके लिए क्या रोड मैप रहने वाला है? देखिए, अगर कोई प्रीमियर प्रो वाला बंदा है या फिर फाइनल कट प्रो वाला बंदा है जो कि थोड़ा सा एक्सपीरियंस्ड है इन सॉफ्टवेयर्स में, तो उसे सारी चीज़ें पता होती है। लाइक मैंने बताया, प्रोजेक्ट FPS, रेजोल्यूशन, फिर स्पीड रिमैप क्या होता है, फिर क्लिप वगैरह, सारी चीज़ें उसको पता होती है, मेटा डाटा वगैरह। तो उसे स्विच करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। वो 1 to 2 months में पूरा अच्छे से डाविंची रिजॉल्व को समझ पाएगा, सारे टैब्स उसके अंदर हैं, उनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ पाएगा आराम से। तो 1 to 2 months इज इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट द वर्कफ्लो ऑफ डाविंची इज। तो अगर हम बात करें पीसी रिक्वायरमेंट्स की जैसे मेरे पास 50-70 के बजट का लैपटॉप है मेरे पास, मिड रेंज या एंट्री लेवल गेमिंग लैपटॉप है मेरे पास, तो उसमें मैं दाविंसी चलाऊंगा वर्सेस प्रीमियर प्रो चलाऊंगा, कौन सा सॉफ्टवेयर ज़्यादा स्मूथली रन करेगा? देखिए, डाविंची रिजॉल्व को थोड़ा सा सिस्टम रिक्वायरमेंट चाहिए, थोड़ा हाई, लाइक 16 GB इज़ मिनिमम फॉर फ्यूजन। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हो तो, अगर मैक यूज़ कर रैम, हाँ, अगर मैक यूज़ कर रहे हो तो आप 8 GB रैम में भी चला लोगे उसको। और अगर CPU GPU की बात करें, जैसे 50-70 के बजट में ज़्यादातर i5 Ryzen 5 मिलता है और 4 GB ग्राफिक कार्ड मिलता है, तो इनफ है? 4 GB अगर ग्राफिक्स कार्ड हो और 50-60,000 के करीब अभी जो लैपटॉप आ रहे हैं, वहाँ पे डाविंची रिजॉल्व चल सकती है। इट्स जस्ट कि आपको किसी बड़े फुटेजेस में, लाइक लॉग फुटेज में जो कि 10 बिट होंगे, उनके लिए आपको स्टूडियो वर्जन चाहिए होगी। पहली बात तो ये है। फ्री वर्जन में आप काम कर सकते हो 4K 60 FPS तक, जो कि इनफ है 8 बिट कलर प्रोफाइल के साथ। और 10 बिट यूज़ करना है, बड़े फाइल्स यूज़ करने हैं 4K से, तो आपको स्टूडियो वर्जन चाहिए होगा, जिसके लिए आपको 1 टाइम पेमेंट लगेगा, जो कि है 29,000 प्लस टैक्स, जो कि अराउंड 32 का पड़ा था मुझे। अच्छा। और वो लाइफ टाइम आप यूज़ कर सकते हो। और मतलब वही कि Ryzen 5 i5 सीरीज़ के लैपटॉप में भी चल जाएगा दाविंसी, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है? हाँ, चल जाएगा, बस आपको प्रॉक्सीज जनरेट करने पड़ेंगे। अब प्रॉक्सीज क्या होते हैं? प्रॉक्सीज आपके बड़े जो रॉ फुटेजेस हैं उसका एक छोटा फाइल होता है, एक छोटा रूप होता है, जिसको आप जनरेट करते हो और उसे आप टाइमलाइन में रखते हो फॉर टेम्पररी बेसिस, जहाँ पर आप उसे एडिट करते हो, और वो छोटा फाइल है तो वहाँ पे आपका सारा काम फास्ट होगा। उसके बाद आप उसे जब रेंडर या एक्सपोर्ट करने जाते हो, तो वहाँ पर आपका जो मेन बिग फाइल था, रॉ फाइल, वो आपका एक्सपोर्ट होता है, जिससे आपका जो डिटेल है वो लॉस नहीं होता है। जस्ट आपका प्रोसेस जो है वो आपके टाइमलाइन स्पीड के लिए होता है टेम्पररीली। हाँ, मतलब वही कि इन सिंपल टर्म्स, अगर हमारे पास एक बड़ी फुटेज है तो बस उसका एक स्मॉलर, जैसे फेसबुक है, फेसबुक लाइट है, तो एक लाइट वर्जन बन जाता है उसका, और फिर टाइमलाइन पे चलाओ तो स्मूथली चलने लग जाता है वो। हाँ, ये सीन है बस। तो आकाश भाई, अगर हम बात करें कि आप वीडियो एडिटिंग के बारे में सब कुछ भूल जाओ और आपको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करना है, तो आप क्या अप्रोच रखोगे और कैसे करोगे? अप्रोच मैं रखूंगा, मतलब भूल जाऊँ अगर मैं, हाँ, आपको कुछ भी नहीं आता वीडियो, मतलब मुझे कुछ नहीं, मैं पूरा नूब, एब्सोल्यूट नूब। हाँ, पहले मैं करूंगा यहाँ पे एक चलो एक कंडीशन डाल देते हैं, प्रोवाइडेड
कि आप ऐसी सिचुएशन में हो जहाँ पे आपको 4 से 5 महीने के अंदर सीख के पैसे कमाने शुरू करने हैं. देयर आर सर्टेन सिचुएशंस, क्योंकि मैक्सिमम एडिटर्स ऐसे ही होते हैं कि यार उनको पैसे बनाने हैं जल्दी, इसलिए वो वीडियो एडिटिंग सीख रहे हैं. तो 3 से 5 महीने या 4 से 5 महीने के अंदर आपको एडिटिंग सीख के पैसे बनाने हैं, तो आप क्या अप्रोच रखोगे? इसके लिए अप्रोच मैं रखूँगा कि मैं सबसे पहले एक बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर सीखूँगा. हाँ. सबसे पहले. हाँ, जैसे जिसको सीखने में मुझे लगेंगे 2-4 दिन, लाइक फिल्मोरा. हाँ सही. ठीक है. वहाँ पे मैं कुछ एडिटिंग करूँगा. हाँ. 1 हफ्ते 2 हफ्ते के लिए. हाँ. थोड़ा सा समझ में आ जाएगा मुझे, क्योंकि वी नो कोई भी बिगिनर हो, कोई भी नूब हो, वो डायरेक्टली डाविंची रिजॉल्व या प्रीमियर प्रो कभी ओपन नहीं करता है. एग्जैक्टली. ठीक है. हाँ. और जो मेरा फिल्मोरा या फिर किसी भी बिगिनर लेवल सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का अप्रोच रहेगा, जो लर्निंग अप्रोच रहेगा, वो मेरा रहेगा यूट्यूब. मैं उसी से सारा कुछ सीखूंगा, क्योंकि मुझे शुरुआत में मेरे पास ना पैसे रहेंगे, ना ही मेरा ऐसा मन करेगा कि मैं एज अ नूब किसी में इन्वेस्ट करूं पैसे किसी कोर्स में. तो यूट्यूब से. Exactly. उसके बाद मैं कुछ एडिट्स प्रैक्टिस करूंगा, कुछ कॉपी करूंगा. सबसे बड़ा चीज़ है कॉपी. एग्जैक्टली. सबसे बड़ा चीज़ है कॉपी. आप इंस्पायर्ड हो किसी से, किसी को आप हूबहू कॉपी करो, कोई दिक्कत नहीं है. आप 1-2 महीने तक यही करो. मैंने अपने पिछले लाइफ में यही बोला था कि कॉपी करो, सिंपल प्योर कॉपी करो. बिल्कुल. ये हो गए 1 महीने तक. मान लो मैंने फंडामेंटल्स क्रिएट कर लिए वीडियो के, वहाँ पे मुझे समझ में आ गया कि ये क्या होता है, वो क्या होता है. उसके बाद मैं जाऊँगा जो इंडस्ट्री लेवल सॉफ्टवेयर है, लाइक प्रीमियर, फाइनल कट, डाविंची. ये 3 है मार्केट में अभी मेनली. तो उसमें से मैं अब डिसाइड करूँगा, कंपैरिजन करूँगा, जो कि कंपैरिजन देने के लिए बहुत सारे लोग ऑलरेडी हैं यूट्यूब पे. अब वहाँ पे जो भी सॉफ्टवेयर मेरे हिसाब से, मेरे वर्कफ्लो के लिए, अगर मुझे कंटेंट क्रिएट करना है सिर्फ, और या फिर मुझे कलरिस्ट बनना है, या फिर मुझे VFX में जाना है, या CGI करना है, 3D करना है अपने वीडियो में, या फिर हायर लेवल में काम करना है, तो उस हिसाब से मैं प्रीमियर, फाइनल कट एंड डाविंची किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखूंगा, पूरा मास्टर करूंगा, पूरा मास्टर. उसमें कोई बकचोदी नहीं कि भाई हाउ टू डू दिस. इसीलिए 7 days. मेरा भी जो अभी चैनल है, उसका जो जॉनरा है, कोई आए ना तो उसको लगता है कि पूरा डीप जा रहा है, डाविंची में ही पूरा डीप जा रहा है, हर कोना बताएगा ये लड़का, ऐसा लगता है. और मेरा फिलोसफी, मेरा जो माइंडसेट है वो यही है कि अगर मैं किसी सॉफ्टवेयर को सीख रहा हूँ, डेप्थ पे जाओ. फोटोशॉप हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मैं उसका हर एक कोना पकड़ूंगा. क्यों पता है? क्योंकि जब उसको सीखने के बाद, जैसे मैं अभी अपने स्टूडेंट्स को, सब्सक्राइबर को पूरा डाविंची रिजॉल्व सिखा दूंगा. अभी 6 महीने मैं यही करूंगा, सिखाऊंगा फुल्ली. आई नो कि व्यूज और सब्सक्राइबर कैसे आएंगे. आई नो एट दिस टाइम, आई नो जो कि आएंगे ट्यूटोरियल से, हाउ टू डू दिस, हाउ टू डू दैट, जो कि मैंने थोड़े बहुत किए हुए हैं. पर अभी क्या होगा, अगर मैं 6 महीने में पूरा सिखा दूंगा, अगर उसके बाद मैं अपने स्टूडेंट्स को या सब्सक्राइबर को बताऊंगा कि हाउ टू डू दिस इन डाविंची रिजॉल्व, तो मैं जिस कोने से जिस पिटारे से उस टूल को या कॉन्सेप्ट को निकाल के ला रहा हूँ ना, वो लोग को पहले से पता होगा. और जिनको नहीं भी पता है, आप आई बटन पे लिंक डाल दोगे, वो जाके देख लेंगे. और मेरे साथ यही है, मेरा पर्सनल मैं बता रहा हूँ, नॉट फॉर माई सब्सक्राइबर. अभी के लिए मैं उस सॉफ्टवेयर को, जैसे मैं डाविंची रिजॉल्व सीख रहा हूँ, मैं डाविंची रिजॉल्व का हर एक पार्ट सीखूंगा, पूरा सीखूंगा मैं, ताकि मेरे क्लाइंट, अगर मेरा क्लाइंट कुछ बोले, या फिर मैं कोई वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे, लाइक मैं देख रहा हूँ सैम कोल्डर ने ये करके बताया है, अब उसने कहाँ से किया है, ये किस इफेक्ट को डाला है, वो मुझे पता है. बस उसका जो प्रोसेस है वो बता रहा है, तो मैं तुरंत उसे पकड़ पाऊंगा. 1 मिनट में मुझे समझ में आ जाएगा, अरे भाई ये तो ये करता है. तो आकाश भाई, जैसे मैं भी अभी अब डाविंची रिजॉल्व में स्विच करने वाला हूँ प्रीमियर प्रो से, और इस पॉडकास्ट के थ्रू मुझे जो चीज़ें जानने को मिली है, ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल थी सही में. क्योंकि अगर ये इंटरेक्शन नहीं होता तो मुझे यूट्यूब पे बहुत ट्यूटोरियल देखने पड़ते, और इस 1-2 घंटे की बातचीत में जो नॉलेज मिली है, वो उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगाना पड़ता. तो थैंक्स टू लॉट आकाश भाई, आप इस पॉडकास्ट में आए. मेरी भी और जो व्यूअर्स इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं, उन सब की हेल्प होगी बहुत ज़्यादा अपनी डाविंची रिजॉल्व को सीखने की जर्नी में. और मैंने जो भी बताए हैं वो डाविंची रिजॉल्व का वन ऑफ द फीचर्स है.
अभी बहुत कुछ है DaVinci Resolve में, इसीलिए इसमें सब स्विच कर रहे हैं। वो अलग बात है कि हमारे हिंदी वाले जो यूज़र्स है वो अभी स्विच नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सम रीजंस कि ट्यूटोरियल ज़्यादा नहीं थे, बट अब हैं ट्यूटोरियल्स। अब और भी मेरे जैसे क्रिएटर्स हैं जो कि अब स्टार्ट कर रहे हैं, एटलीस्ट मैं उनको इन्फ्लुएंस कर पाया हूँ कि हाँ भाई आकाश के रवि बना रहा है DaVinci के बारे में, तो वो लोग भी अब बना रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लग रहा है मुझे देखने में, और अवेयरनेस फैलेगी इसके बारे में, और सब अब अच्छे से बनाएंगे DaVinci के कोर्सेस, कुछ क्रिएटिव सोचेंगे तो और मजा आएगा इसमें। ग्रेट, मैं भी जल्दी एक वीडियो डालूंगा, आई स्विच टू DaVinci Resolve, आपका ही कोर्स देख के सीखूंगा और फिर उस पर एक वीडियो बनाऊंगा। सो दिस वाज ऑल इन दिस पॉडकास्ट, थैंक्स अ लॉट फॉर कमिंग भाई, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू भाई फॉर हैविंग मी, और बहुत मज़ा आया भाई, मतलब मुझे सच में DaVinci के बारे में बात करना था, इसके जो फीचर्स हैं उन्हें अच्छे से खुल के बताना था कि हाँ एक्चुअली में इस पे लोग स्विच क्यों कर रहे हैं, और ये पॉडकास्ट के हेल्प से ये थोड़ा सा पॉसिबल हो पाया, जो कि मेरे लिए, जो कि मैं अलोन इतना मतलब DaVinci को पुश कर रहा हूँ, मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी ये पॉडकास्ट। अरे इट्स माय प्लेजर टू हैव यू भाई, इट्स माय प्लेजर टू हैव यू। चलो।